नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके स्टडी कोर्स पे। तो आज के इस वीडियो में 26 से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन लेकर आज करती हूँ। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 25 तक क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो देखकर उसके बाद ये देखिएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, अभट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ग्रामीण अभ्रंश, परिनिष्ठित अभ्रंश, ग्रामीण प्राकृतिक, परिनिष्ठित प्राकृतिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रामीण अभ्रंश। अभट्ट अभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अभ्रंश का अभ्रंश या प्रवृत्ति अभ्रंश कह सकते हैं। अभट्ट अभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिक कालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अभट्ट को अभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अभट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अहमदान अब्दुल्ला रहमान, संदेश रास्य या संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिषरी ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कृतिलता आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, अभट्ट के लिए शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन है ए शिक्षा, बी शिखा, सी शिखा, डी शिखा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिखा, जो कि अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए मिलता है। अभ्रंश के प्रवृत्ति रूप को अभट्ट नाम दिया गया है। अभट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिखा रूप मिलता है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है ए कबीर, बी सूरदास, सी सरहपाद, डी विद्यापति। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरहपाद। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहप्पा सरोज वज्र, पद्य तथा पद्य वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा में आरंभिक हिंदी है। प्रयुक्त हुई सरहपाद की रचनाओं का संपादक राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और राहुल कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के किसी साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि है? ऑप्शन है ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। मैंने जितना भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गया है। तो नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीधो का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सरहप्पा, कन्हप्पा, गुंडीरिपा, सिरहप्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सरहप्पा को हम सीधो का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो कौन से मानने हैं, कौन से लेखक? तो इसका ऑप्शन है ए राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? आपका ऑप्शन है पुष्पदंत को, हेमचंद्र को, सरहप्पा को और विद्यापति को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरहप्पा को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन है सरहप्पा, सबरप्पा, देवसेन, कबीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा हिंदी का प्रथम कवि है। स्वयंभू को हिंदी का कवि किसे माना गया है? तो आपका ऑप्शन है राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। सहजयान के प्रवर्तक है तो कौन है? आपका ऑप्शन है सरहप्पा, सबरप्पा, लइपा, कन्हप्पा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा को सहजयान के प्रवर्तक हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ऑप्शन है पुरानी हिंदी, प्राकृतभाष अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों को आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृतभाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आपका ऑप्शन है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी, मिश्र बंधु, सी, राहुल संकृत्यायन, डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 14वीं शताब्दी साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट को देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश को रचनाओं को यह मानते हुए स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? आपका ऑप्शन है ए, सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज, पुष्पदंत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजा मुंज। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को, स्वयंभू को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत पौमचरियु 5 कांड और 83 संधियों यानी कि सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदिकाल माना गया है। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, इन निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू और हेमचंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र दत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम क्या है? ऑप्शन है पद्म पुराण, महापुराण, पहुड़ दोहा, पौमचरियु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पौमचरियु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौमचरियु किसकी रचना है?
ऑप्शन है अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वयंभू जी का। नेक्स्ट, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? ऑप्शन महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा और पौमचरियो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पौमचरियो। पौमचरियो स्वयंभू कृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्प तब विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर वातावरण में राम का अच्छा व्यवहार। अग्नि परीक्षा में पूर्व सीता राम से कहती है, आज मैं अपने सतीत्व की ही पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन है भविष्यत कहा, योगसार, परमात्मा प्रकाश, पहुड़ दोहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भविष्यत कहा। लोकप्रिय कवि व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथा नायक या तो काल्पनिक होता था या किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन है महापुराण, जयकुमार चरियु, जसहर चरियु, पौमचरियो। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पौमचरियो। पौमचरियो पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि कवि स्वयंभू की रचना है। इसकी 2 अन्य रचनाएं रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती है, महापुराण, जयकुमार चरियु और जसहर चरियु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? आपका ऑप्शन है पौमचरियु, रिठेमणि चरियु, स्वयंभू छंद और महापुराण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महापुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? ऑप्शन है अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो है। इस भाषा का नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं से मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्हीं ने किया था। अमीर खुसरो के प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिकवाड़ी पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने तथा गजल इत्यादि। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकरिया लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? ऑप्शन है स्वयंभू, जगनिक, अमीर खुसरो, कुंभनदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी।
अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स, तो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। जय हिंद, जय भारत।